अगर आपको ये जानना है कि गवर्नमेंट इतना गोल्ड क्यों रख रही है अपने पास और गोल्ड के प्राइसेस इतने इंक्रीज क्यों हो रहे हैं आजकल, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब मैं गोल्ड के ऊपर क्यों वीडियो बना रहा हूँ? मैं समय रहना के ऊपर बना सकता था, इंडियाज गॉड लैटिन के ऊपर बना सकता था, मैं गोल्ड के ऊपर क्यों बना रहा हूँ वीडियो? तो सबसे पहला पॉइंट, गोल्ड हमारे कल्चर में एक कल्चरल सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करता है। यानी गोल्ड इंडिया का बहुत अहम हिस्सा है। हमारे घरों में गोल्ड की बहुत इमोशनल वैल्यू, एक कनेक्शन जैसा है गोल्ड के साथ इंडियंस का। महाराजा वगैरह पुराने ज़मानों में अपने सिटीजन्स को गोल्ड कॉइन्स में रिवॉर्ड करते थे। तो मतलब गोल्ड हैज़ अ सर्टेन वैल्यू इन इंडियन कल्चर। इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ गोल्ड, स्टेबिलिटी किसे नहीं पसंद है, और गोल्ड से ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या ही दे सकता है, क्योंकि गोल्ड की नॉन वॉलेटिलिटी, ये क्या शब्द फेंक के मारा मैंने आपके मुंह पे। अब वॉलेटिलिटी का मतलब कि अगर कोई भी चीज़ बहुत जल्दी बढ़े या गिरे उसे कहते हैं वॉलेटिलिटी। तो नॉन वॉलेटिलिटी का ऑब्वियसली मतलब हो जाएगा कि कोई चीज़ बहुत जल्दी ना बढ़े और बहुत जल्दी ना घटे। तो गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो बहुत जल्दी नहीं बढ़ता है, बहुत जल्दी नहीं गिरता है, और इसीलिए गोल्ड है। अब इसके बाद अगर आपको समझ में आ गया है कि गोल्ड क्यों ज़रूरी है, तो बात करते हैं कि गोल्ड में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जिस तरीके से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है फिजिकल गोल्ड, यानी गोल्ड इन इट्स फिजिकल फॉर्म, जैसे ज्वेलरी या सोने का हार, और या कोई बार, सोने का बार, सोने के कॉइन्स। मतलब आप गोल्ड को पकड़ सकें, जिस गोल्ड को आप सूंघ सकें, वैसा गोल्ड। अब इसके एडवांटेज क्या है? सबसे पहला और आखिरी भी, ये ज्वेलरी की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी आप अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने डैड, मॉम, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये डिसएडवांटेजेस, पहला डिसएडवांटेज है पेमेंट ऑफ 10% इन इट्स मेकिंग चार्ज। यानी आपको जितना का भी गोल्ड खरीदेंगे उसका 10% आपको उसके मेकिंग चार्ज भी देना पड़ेगा। मतलब उस गोल्ड के बनने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा, और कौन देना चाहता है इतना। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, जीएसटी देना पड़ेगा आपको 3%। टैक्स देना किसे पसंद है, लेकिन जीएसटी आपको देना ही पड़ेगा 3%। तीसरा पॉइंट, भाई प्योरिटी का किसे पता है आज के कलयुग में? मतलब क्या पता आप ठगे जा सकते हो, मतलब कोई नॉन प्योर गोल्ड अगर आपको थमा दे, लाइक व्हाट कैन यू डू। चौथा पॉइंट, स्टोरेज, यानी अगर आपको स्टोर करना है सोना तो आप किसी अच्छी जगह पे स्टोर करना पड़ेगा घर में, क्योंकि आप इसे खो नहीं सकते हो। ये डिजिटल गोल्ड नहीं है, इसे आप कहीं संभाल के अपने फ़ोन में नहीं रख सकते हो। आपको इसे किसी अलमारी में या कहीं ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहाँ पे ये बहुत सेफ हो। और अगर बहुत सारा सोना है तो आपको शायद एक गार्ड रखना पड़े, जिसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो भी डिसएडवांटेज है। तो अब क्या करें? फिजिकल गोल्ड तो एज एन इन्वेस्टमेंट रिजेक्ट हो चुका है। तो हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, मेथड नंबर 2, डिजिटल गोल्ड। तो डिजिटल गोल्ड यानी कि गोल्ड इन इट्स डिजिटल फॉर्म, यानी आपको आपके फ़ोन पे या लैपटॉप पे गोल्ड आप खरीद सको, और वो किसी फिजिकल गोल्ड से बैक्ड हो। यानी आप जब उस कंपनी से कहो कि भाई मुझे ये फिजिकल गोल्ड दे दो, मतलब मेरे घर पहुंचा दो ये सोना, तो वो आपको पहुंचा भी दे, लेकिन आप उसे खरीदो अपने फ़ोन पे, लैपटॉप पे, आप उसे बेच भी सको अपने फ़ोन या लैपटॉप पे। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला एडवांटेज होगा प्योरिटी गारंटीड होगी। आप ठगी नहीं जा सकते हो, क्योंकि इस बार आप नहीं देख रहे हो कि सोना प्योर है कि नहीं, कोई और देख रहा है आपके बिहाफ पे, तो प्योरिटी गारंटीड होगी। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि पर्सनल बर्डन कम होगा, यानी अब आपको सोने को स्टोर नहीं करना होगा अपने पास। जो लोग स्टोर कर रहे हैं वो स्टोर करेंगे कैसे भी करके, और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उसे स्टोर करने के लिए। और तीसरा एडवांटेज कि आपको मेकिंग चार्ज नहीं देना होगा, यानी कि उस सोने के बनने का पैसा आपको अपनी जेब से नहीं देना होगा। पर ऑब्वियसली इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है ऑब्वियसली टैक्स। अगेन 3% आपको जीएसटी देना ही होगा। दूसरा डिसएडवांटेज है 3 से 6% का आपको इसमें स्प्रेड देना पड़ेगा। क्या मतलब आप सोने को स्प्रेड कर देंगे? नहीं। स्प्रेड का यहाँ पे मतलब है कि अगर मैं अभी सोना खरीदूँ 100 रुपये का लेट्स से, और मैं अभी बेचूँ, तो जिसने का मैं बेचूंगा उसमें 3 से 6% का रिडक्शन आ सकता है। यानी मैंने 100 रुपये का सोना खरीदा, अब मैं उसे 94 से 97 रुपीज़ में बेचूंगा अगर मैं उसे इसी वक्त बेचता हूँ। तो क्यों ऐसा है? उसका सीधा रीज़न ये है कि जो स्टोरेज का कॉस्ट कट हो रहा था, जैसे मैंने एडवांटेज में बताया था, मेकिंग चार्ज नहीं था, वो यहाँ पे लगा देते हैं वो लोग। जिस कंपनी से आप सोना खरीदते हो, वो स्टोरेज, उस सोने को स्टोर करने का जो खर्चा होता है वो आपसे लेते हैं, और वो 3 से 6% होता है यूजुअली। तो ये एक डिसएडवांटेज है डिजिटल गोल्ड में। तीसरा डिसएडवांटेज है कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है। तो डिजिटल गोल्ड इंडिया में 3 ही कंपनीज हैं जो बाकी सारी कंपनीज को सोना फैसिलिटेट करती हैं डिजिटल गोल्ड के फॉर्म में, और वो आप तक पहुंचाती हैं। पर दिक्कत ये कि इसमें कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है। जैसे स्टॉक मार्केट में सेबी है जो देखता रहता है कि कोई शेयर्स को मैनिपुलेट ना करे, वैसे डिजिटल गोल्ड में कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो कि रेगुलेट
करती हो डिजिटल गोल्ड को, तो यहाँ पे ठीक है, गारंटी है क्योंकि टॉप कंपनीज करती है, तनिष्क जैसी कंपनीज डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करती हैं आप तक। लेकिन तब भी कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है, तो आपको पता नहीं है कि क्या होगा आपके सोने के साथ कंफर्म बेसिस पे। चौथा डिसएडवांटेज, यू कैंट कीप इट फॉर एवर। एक समय के बाद वो आपसे कहते हैं कि या तो आप इस गोल्ड को बेच दो या तो आप इस गोल्ड को अपने घर मंगवा लो। तो अब हमेशा के लिए डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अब इंडिया में तनिष्क जैसी कंपनीज डिजिटल गोल्ड सप्लाई करती हैं, हम आप तनिष्क के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे तनिष्क ने स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन मैं तनिष्क का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तनिष्क टाटा की कंपनी और मेरा पिछला वीडियो रतन टाटा जी के ऊपर था, तो वो वीडियो देख सकते हैं आप। तीसरा मेथड, गोल्ड ETFs एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। अब यहाँ पे आप सोना नहीं खरीद रहे हो, यहाँ पे आप एक फंड खरीद रहे हो जो कि एसोसिएटेड या लिंक्ड है गोल्ड से थ्रू द स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पे क्या एडवांटेजेस हैं? यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज है लिक्विडिटी, यानी आप जिस भी दिन स्टॉक मार्केट खुला रहता है, अगर आपने मान लो आज इन्वेस्ट किया, आपने आज एक गोल्ड ETF खरीदा या गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और आपको परसों वो पैसे वापस चाहिए, तो अगर परसों एक ऐसा दिन जब स्टॉक मार्केट खुला होगा तो आप उस पैसे को वापस ले सकते हो। तो लिक्विडिटी है, यानी आप अपने पैसे को वापस ले सकते हो जल्दी। दूसरा एडवांटेज है कि ये पूरा प्रोसेस सेबी द्वारा मॉनिटर किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है, और सेबी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, तो आप और बेचिंतक आपको चिंता नहीं होगी कुल मिला के। और ऑब्वियसली तीसरा पॉइंट, अगर ये सेबी के द्वारा मॉनिटर्ड है या रेगुलेटेड है तो आपको ट्रांसपेरेंसी बहुत होगी इस पूरे प्रोसेस में, मतलब कि आपको पूरा प्रोसेस पता होगा और आपसे कुछ चीज़ छुपाई नहीं जाएगी एज सच। अब इस प्रोसेस के कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, हाँ मतलब डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन इतने बड़े भी डिसएडवांटेजेस नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, आपका वक्त ज़ाया करूँ वो बता के। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली देखें गोल्ड ETFs और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स को, हाँ गोल्ड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? गोल्ड म्यूचुअल फंड्स बेसिकली वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसके थ्रू आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो जैसे मेरे पास 1 टन गोल्ड है, अब मैं वो 1 टन गोल्ड ना खरीद के 50 लोगों से कह दूं कि भाई तुम इसमें हिस्सेदारी ले लो और हम लोग एक साथ खरीदें वो 1 टन गोल्ड, तो जो दूसरा वाला प्रोसेस हुआ यानी 50 लोगों को हिस्सेदारी देने वाला, वो हुआ गोल्ड म्यूचुअल फंड। और जो पहला वाला हुआ कि मैं पूरा ही एक साथ खरीद लूँ, दैट्स लाइक गोल्ड ETF। तो इसमें बहुत सारे कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, हाँ लेकिन अगर आपको एक बड़े कैपिटल के लिए इन्वेस्ट करना है तो मे बी गोल्ड ETF इज़ द राइट प्लेस। छोटे कैपिटल के लिए करना है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एंड सो ऑन। अब इसके बाद चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग तरीका, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आपको गोल्ड बैक्ड नहीं होता है, मतलब आपको कोई गोल्ड नहीं मिलेगा, उसमें मिल ही नहीं सकता क्योंकि गोल्ड द्वारा बैक्ड ही नहीं होता है। मतलब मैं मान लूँ भारत की सरकार हूँ और मैं आपको एक पीस ऑफ पेपर दूँ जिसमें लिखा हो कि इस पीस ऑफ पेपर की वैल्यू, सोने की वैल्यू जितनी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, सोने की वैल्यू के साथ इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, दैट बेसिकली इज़ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो यू कैन ट्रस्ट देम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें 2015 में लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट कर रहा था बाहर के देशों से, तो इंडिया की करेंसी उतना यूज़ नहीं होती थी, तो RBI ने सोचा कि अगर इफ़ पीपल बाय दिस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स फ्रॉम अस तो फिर करेंसी फ्लो होगा और कैश फ्लो होगा और अच्छा रहेगा सब इकॉनमी के लिए। पर इसका फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको 2.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा हर साल। पहले 2.75 था, अब 2.5% इंटरेस्ट रेट हर साल। मतलब जो सोने की वैल्यू अप्रिशिएट होगी या डिप्रिशिएट होगी वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा सरकार द्वारा। द मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है 8 साल। 8 साल बाद इसकी मैच्योरिटी हो जाती है, यानी 8 साल बाद आपको ये पूरी तरीके से मिल जाते हैं पैसे वापस। तो 8 साल मैक्सिमम है जिसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर आपको कम से कम 1 ग्राम सोना खरीदना पड़ेगा। अब क्या है कि 8 साल बाद ही होगा, 8 साल से पहले अगर आपने इसे बेचा तो आपके जो इनकम टैक्स स्लैब्स होंगे उसके हिसाब से आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने 8 साल बाद दिया तो आपने कितना भी इन्वेस्ट किया हो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हो गए मेथड्स जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। पर 4-5 महीने पहले हमने देखा कि RBI ने 100 टन सोना मंगाया ब्रिटिश बैंक्स से, लेकिन ऐसा क्यों किया? सबसे पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश लोग हमसे ये सोना लूट के नहीं ले गए थे, वो सोना हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया था, हमने उनके सेंट्रल बैंक में रखा था। अब सेंट्रल बैंक्स में सोना रखना एक कॉमन प्रैक्टिस है। जो सबसे बड़े मार्केट है सोने में जो सबसे बड़े मार्केट्स है सोने के, जो यूजुअली लंदन, न्यूयॉर्क, इन सारी जगहों में, अब वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ अपना सोना रख देते हैं, तो इसीलिए इंडिया ने कुछ सोना अपना सेंट्रल बैंक में रखा हुआ था ब्रिटेन के।
तो वो सोना इंडिया ने वापस मंगवा लिया। क्यों मंगवाया उन्होंने वापस? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर आपके किसी देश से रिलेशन ख़राब हो जाए तो वो देश आपका सोना सीज कर सकता है। जैसे रशिया का सोना अमेरिका ने सीज कर दिया यूक्रेन की वॉर की वजह से। पर इंडिया और यूके के रिलेशन ऐसा कुछ नहीं कि ख़राब होने वाले थे, बस चीज़ ये है कि ऑब्वियसली अब उनको वहाँ पे रखने का चार्ज देना पड़ता, मतलब वो मेंटेन कर रहे हैं, उनका सेंट्रल बैंक जो सोने की देखभाल कर रहा है तो उन्हें उनका भी चार्ज देना पड़ता और वो एक एक्सपेंस होता फालतू का। तो अच्छा किया उन्होंने वापस मंगा लिया और इट्स बेटर फॉर द इकोनॉमी। आई सपोर्ट दिस डिसीजन। एनीवे, व्हाई अ गोल्ड प्राइस इज इंक्रीजिंग? अब गोल्ड प्राइसेस इतने इंक्रीज क्यों हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से? उसकी जो प्राइमरीली जो वजह है, काफ़ी सारी वजह है। प्राइमरीली जो वजह है वो है द ग्लोबल सिचुएशन ऑफ इंस्टेबिलिटी। अब जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, गोल्ड एक बहुत ही स्टेबल एसेट है। दुनिया में जो भी हो जाए, गोल्ड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। गोल्ड की वैल्यू बहुत अचानक से ऊपर और बहुत अचानक से नीचे नहीं होती है। इस वजह से बहुत लोग गोल्ड को रखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि मान लो अगर इकोनॉमी क्रैश हो गई तो आपके जितने स्टॉक्स थे कोई वैल्यू नहीं होगी, अब पैसों की भी वैल्यू नहीं होगी। अगर आपके पास गोल्ड होगा तो उसकी वैल्यू होगी, आप किसी और देश में जाके वो गोल्ड बेच सकते हैं। और विद द ऑनगोइंग सिचुएशंस ऑफ वॉर अराउंड द वर्ल्ड, यूक्रेन, रशिया, इजराइल, पैलेस्टीन, इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन गोल्ड क्योंकि वो स्टेबल होगा। और इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए गोल्ड का प्राइस बढ़ते जा रहा है। So that's about gold. Everything about gold in India. I hope you liked the video. That's Parth. I'll see you in the next one. Thank you.